अब शुरू करते हैं राज्यसभा। राज्यसभा का क्या महत्व है और क्यों इसका गठन किया गया। पहले एक चीज़ रिवाइज करते हैं। आपने पढ़ा था कि भारत के संविधान में जो हिस्से लिए गए हैं अलग अलग देशों से, उनमें से एक है द्विसदनीय विधायिका, जिसे कहते हैं बाइकैमरल लेजिस्लेचर। ये हमने ब्रिटेन के संविधान से ग्रहण किया है और इसके बारे में हमने यही किया था कि द्विसदनीय का मतलब होता है भारत के अंदर उच्च सदन और निम्न सदन दो हैं, राज्यसभा और लोकसभा। तो आज हम राज्यसभा के संदर्भ में पढ़ेंगे और इसका महत्व क्या है, क्यों इसका गठन किया गया, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो जैसे कि हमने पूर्व के अंदर चर्चा करी थी कि ये जो लोकसभा है यहीं पर ही सरकार को बहुमत की आवश्यकता होती है और जो कोई भी चुनाव के बाद सरकार बनाने का दावा पेश करता है उसको लोकसभा में बहुमत की आवश्यकता होती है। और ये क्या है, कुल सीटें कितनी है जिन पर चुनाव होते हैं, 543, और बहुमत के लिए आधे से एक सीट ज़्यादा चाहिए यानी कि 272। तो इसलिए सरकार को गठित करने के लिए तो लोकसभा की आवश्यकता है। और यदि सरकार को 5 वर्ष से पहले विश्वास मत हासिल करना हो तो लोकसभा में, यदि सरकार के खिलाफ विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लाता है, नो कॉन्फिडेंस मोशन लाता है, तो भी लोकसभा में। तो राज्यसभा का फिर क्या महत्व है। देखिए, राज्यसभा का जो महत्व है वह ये है कि राज्यसभा को कुछ विशेष अधिकार प्रदान किए गए हैं जिससे इसकी सार्थकता को हम सही ठहरा सकते हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। अन्यथा तो जो संसदीय प्रकार की प्रणाली भारत में है उसके अंतर्गत तो सारे अधिकार जो है वो लोकसभा में ही निहित है। और सरकार भी किसके प्रति उत्तरदायी है, ये क्वेश्चन एसएससी में आया, तो लोकसभा के प्रति सरकार का उत्तरदायित्व इस रूप में नहीं है कि सरकार गठित करनी है, सरकार चलानी है। सरकार को भी बहुमत सिद्ध करना है या उत्तरदायी है वो केवल लोकसभा के प्रति। तो राज्यसभा का क्या महत्व हुआ। देखिए, हमारे यहाँ पर राज्यसभा के अंदर कोई भी कानून जो बनेगा वो राज्यसभा के द्वारा पारित या अनुमोदित अवश्य होना चाहिए। अधिकांश जो प्रस्ताव हैं कानून बनाने के वो लोकसभा से प्रारंभ होंगे, ये बात तो सत्य है, लेकिन राज्यसभा की सहमति की भी आवश्यकता होगी। हालांकि अगर वो सहमत नहीं हो तो राष्ट्रपति संयुक्त बैठक का आह्वान कर सकते हैं, यानी कि ज्वाइंट सीटिंग बुला सकते हैं। और जब संयुक्त बैठक होती है तो उसमें लोकसभा के 543 सदस्य और राज्यसभा के केवल 245 सदस्य, क्योंकि राज्यसभा के सदन की जो संख्या है अधिकतम वो है 245। आप देख पा रहे हैं, यानी कि इसकी जो संख्या है वो इसके ऊपर भारी पड़ती है। इसलिए जब संयुक्त बैठक का आयोजन भी किया जाएगा तब भी हम पाते हैं कि राज्यसभा को लोकसभा की बात माननी ही पड़ती है। तो इस रूप में हम देखते हैं कि राज्यसभा जो है लोकसभा के सामने थोड़ी सी कमजोर प्रतीत होती है, लेकिन कुछ मामले ऐसे हैं जिसमें राज्यसभा को भी शक्तियां प्राप्त हैं, जिनके बारे में हम जब चैप्टर कंप्लीट होने वाला होगा तब मैं इनके बारे में कराऊंगा। अभी जो मैं आप लोगों को करा रहा हूँ जिस बुक के माध्यम से, ये बुक है जिसमें मेरा नाम लिखा हुआ है ऊपर की तरफ, डीके राठी। इसी बुक के अंदर जो पहला चैप्टर है वो है संविधान, और संविधान के अंदर आज मैं जो करा रहा हूँ पेज नंबर 18 है जिसको मैं करा रहा हूँ। इसके कई एडिशन है, नवा एडिशन भी आएगा और इससे पहले 7वां एडिशन भी था। तो उसके इस कवर पेज के ऊपर की हम ज़्यादा ध्यान ना दें, लेकिन बुक जो है यही वाली होगी, तो आप लोगों को पढ़ने में आसानी होगी और आप लोगों को निशान लगाते हुए और उसके अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं या एग्जाम में आए हुए हैं वो निशान लगा पाएंगे। साथ ही साथ इसके अंदर लगभग 2100 क्वेश्चन भी है, तो आपको क्वेश्चन को या प्रैक्टिस करने का मौका जो है वो भी इसके अंदर प्राप्त होगा। तो राज्यसभा के एक एक बिंदु के बारे में पढ़ते हैं जो मैंने बुक में दिया हुआ है ताकि उनको मैं आपको समझा सकूं। सबसे पहले तो दे रखा है कि राज्यसभा का गठन कब हुआ। तो देखिए, भारत के अंदर जो पहले आम चुनाव है वो आयोजित हुए थे 1951-52 में और उनके नतीजे 1952 में आए। तो भारत के अंदर राज्यसभा का गठन हुआ 1952 में। ये क्वेश्चन, इसके बाद इसको काउंसिल ऑफ स्टेट्स जो कहा जाता है, इसको नाम बदलकर राज्यसभा कब किया गया, वर्तमान का नाम, तो इसका नाम जो है 1954 में राज्यसभा रखा गया।
इसके अधिकतम सदस्यों की संख्या जो हमारे संविधान में दी गई है वह दी गई है 250। और वर्तमान में क्या स्थिति है? वर्तमान में इसकी जो स्थिति है कि इसके अंदर 233 + 12 = 245। 233 सदस्य तो राज्यों से चयनित होते हैं और 12 सदस्य वो हैं जिनको राष्ट्रपति मनोनीत करता है, नॉमिनेट करता है प्रेसिडेंट, जो कला, विज्ञान, साहित्य, सहकारिता के क्षेत्र में, यानी कि कुछ फील्ड दी गई है जिन फील्ड के अंदर उपलब्धि प्राप्त व्यक्तियों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। तो कुल सदन की जो संख्या है राज्यसभा की वह है 245। इसके बाद इसके अंदर पॉइंट दिया हुआ है अगला कि यूएसए के बारे में। देखिए, दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र जो है वो हमने किसको माना? दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र है यूएसए। यूएसए के अंदर उच्च सदन को कहा जाता है सीनेट, और वहाँ पर क्या है, वहाँ पर किसी भी प्रकार का मनोनयन नहीं होता। जैसे हम देख रहे हैं कि राज्यसभा में मनोनयन होता है, लेकिन अमेरिका के अंदर मनोनयन नहीं होता। ये इस संदर्भ के अंदर है, कई बार क्वेश्चन आता है, जैसे यूपी के एग्जाम में वो पूछ लेते हैं कि बताइए भारत के और अमेरिका के संविधान के अंदर क्या भिन्नता है, किन मामलों में भिन्नता है, उस संदर्भ में क्वेश्चन। अगला पॉइंट दे रखा है कि राज्यसभा में जो ये सीटें दी गई है, प्रत्येक राज्य को सीटें प्राप्त हैं और कुछ केंद्र शासित प्रदेश भी हैं, जिनमें से 3 का नाम आप लिखेंगे जो हम चर्चा करेंगे कि दिल्ली, पुदुचेरी और 2019 में नवगठित केंद्र शासित प्रदेश या एक न्यूली फॉर्म्ड यूनियन टेरिटरी है जम्मू कश्मीर, उसको भी सदस्यता प्राप्त है। तो ये जो सीटों का आवंटन है उसका आधार क्या है? उसका आधार है पॉपुलेशन या जनसंख्या। ये क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम में आया कि लोकसभा में सीटों का आवंटन यानी कि सीटों का एलोकेशन किस आधार पर किया जाता है, तो दोनों में आंसर हमारा होगा जनसंख्या। जिस राज्य की जनसंख्या ज़्यादा होगी, जैसे उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, तो राज्यसभा में सबसे ज़्यादा सीटें जो हैं वो उत्तर प्रदेश की आवंटित की गई हैं, 31 सीटें। तो इस प्रकार से आधार जो है जनसंख्या होगा, तो उसी अनुपात के अंदर सीटों का आवंटन है। अगला, और केंद्र शासित प्रदेश में कौन कौन से हैं, ये इंपॉर्टेंट है। आप क्या कीजिएगा कि संघ शासित प्रदेश जो हैं उन्हें केवल 3 हैं जिनको इसमें सदस्यता दी गई है। 2 तो मैंने आपको दे रखे हैं, जैसे दिल्ली और पुदुचेरी, लेकिन एक और आप जोड़ लीजिएगा बुक के अंदर, वो है जम्मू और कश्मीर, इसको भी सीटें आवंटित की गई हैं। बाकी जो केंद्र शासित प्रदेश, संघ शासित प्रदेश या यूनियन टेरिटरी है, जिसमें दादर नगर हवेली है, दमनदीप, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, उन्हें सीटें आवंटित नहीं की गई। इसके बाद है यूएसए में, फिर यूएसए से थोड़ी सी तुलना कर दी कि यूएसए के अंदर जो है प्रत्येक राज्य को उसके 2-2 सीटों का आवंटन किया गया है। हमारे यहाँ पर सीटों का आवंटन या सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो पॉपुलेशन के आधार पर है, ना कि प्रत्येक राज्य को एक निश्चित अनुपात में सीटें दी गई। इसके विपरीत अमेरिका में ऐसा प्रावधान है। अगला पॉइंट हो गया सीटों का आवंटन। हमने कहा जनसंख्या। अब एक क्वेश्चन आया डीपी कांस्टेबल के अंदर। डीपी कांस्टेबल में क्वेश्चन आया कि हमारे यहाँ पर जो सीटों का आवंटन है वो कौन सी जनगणना के आधार पर, कौन से सेंसस के आधार पर है। तो हमारे यहाँ पर जनगणना हर 2 वर्ष में आयोजित की जाती है, जिसे इंग्लिश में सेंसस कहते हैं। और ये जो जनगणना है ये 1971 को हमने आधार मान लिया कि इसके आधार पर सीटों का आवंटन किया गया। जैसे उत्तर प्रदेश को 31 सीटें मिल गई, उत्तर प्रदेश को ही लोकसभा में 80 सीटें मिल गई। तो डीपी कांस्टेबल में क्वेश्चन आया था कि सीटों का ये आवंटन कौन सी जनगणना के आधार पर किया गया। तो देश के अंदर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव हो आदि सब में 1971 की जनगणना को ही आधार माना गया। ऐसा इसलिए है क्योंकि नवीनतम जो जनगणना हुई थी 15वीं, वो हुई थी 2011 में। तो लगातार जनसंख्या में वृद्धि होने पर यदि सीटों की बढ़ोतरी की जाएगी तो एक प्रकार से जनसंख्या बढ़ाने को प्रोत्साहन मिलेगा। इसी को ध्यान में रखते हुए निश्चित किया गया कि 71 के आधार माना जाएगा और सीटें जो हैं भारत के अंदर संसद में सीटें 2026 तक नहीं बढ़ाई जाएंगी। इस आशय का संविधान संशोधन अधिनियम यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट संविधान के अंदर या संसद ने पारित किया जा चुका है। इसीलिए हमारे यहाँ ये सीटें जो हैं ये आरक्षित है। कब तक के लिए? यानी कि नहीं बढ़ेंगी 2026 तक।
अगला बिंदु दे दिया इसके अंदर कि जो विपक्ष का नेता है, देखिए हमारे यहाँ पर जो सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, इन दोनों के अंदर जो है सदन का नेता बनता है। एक तो कहलाता है सदन का नेता और एक कहलाता है विपक्षी दल का नेता, विपक्षी दल का नेता। इनका संदर्भ यह है कि सदन का नेता जो होता है, जिसे कहते हैं लीडर ऑफ हाउस, वह होता है जिसकी सरकार है। जैसे राज्यसभा के अंदर बीजेपी की सरकार है और थावर चंद जो है वो वर्तमान के अंदर कौन है, वो बीजेपी के सांसद है राज्यसभा से, तो उन्हें सदन का नेता बनाया गया बीजेपी के द्वारा। और जो विपक्षी पार्टी है सबसे बड़ी, वह है कांग्रेस आई। तो कांग्रेस आई के जो गुलाम नबी आज़ाद है वो विपक्ष के नेता है राज्यसभा में। तो दोनों का नाम आप लिख लीजिए। इसके बाद है सदन का नेता। जैसे मैंने आपको बताया, सदन का नेता जो है वो सरकार का प्रतिनिधि होता है। इसके अलावा राज्यसभा की जो बैठक है वो आयोजित की जाती है 3 सत्र में, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, 3 सत्र में 3 सेशन होते हैं। सत्र का मतलब है 12 महीने बैठक नहीं होती। तो एक तो कहलाता है बजट सत्र, एक कहलाता है मानसून सत्र और एक कहलाता है शीत सत्र, यानी कि बजट सेशन, मानसून सेशन और विंटर सेशन। जैसे लोकसभा में है यथावत जो है राज्यसभा में भी। इसके अलावा राज्यसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए सीटों का आरक्षण नहीं है। अब आप जब लोकसभा पढ़ेंगे तो आप पाएंगे लोकसभा के अंदर जो है वो सीटों का आरक्षण किया गया है, किसके लिए, एससी के लिए और एसटी के लिए। लेकिन यहाँ पर आरक्षण एससी एसटी आरक्षण नहीं। तो अगर आप पढ़ेंगे हमारे संविधान के विविध अनुच्छेद पढ़ेंगे तो 330 से लेकर और 333 तक आप पाएंगे कि आंग्ल भारतीय और यानी कि एंग्लो इंडियन और एससी एसटी के लिए विधानसभाओं में और हमारी संसद के अंदर आरक्षण है, लेकिन वो केवल सीमित है लोकसभा और विधानसभा तक। राज्यसभा में सीटों को आरक्षित नहीं किया गया। इसके बाद आगे एक वर्ड आता है गणपूर्ति। गणपूर्ति जो है उसे कहते हैं कोरम। कोरम का मतलब होता है कितने सदस्यों की आवश्यकता होगी मिनिमम ताकि कार्रवाई को संचालित किया जाए। मान लीजिए क्लास के अंदर 300 बच्चे हैं और ये निश्चित किया जाए कि निर्धारित किया जाए कि जब तक 10% बच्चे उपस्थित नहीं होंगे क्लास नहीं चलेगी। तो 300 का 10% कितना हुआ, तो 100 बच्चे हुए। तो यानी कि 100 से कम अगर बच्चे आएंगे तो क्लास नहीं होगी। वही स्थिति राज्यसभा में है। राज्यसभा में जो कोरम है, गणपूर्ति है, वो सदन की संख्या का 10% है। तो कम से कम इतने सदस्य उपस्थित होने पर ही कार्रवाई संचालित होगी। इसके बाद है सदस्यों का चयन। सदस्यों के चयन के बारे में कुछ चीजें हैं जो परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हैं। एक तो यह है कि इसको हम लगे हाथ लोकसभा में कैसे सदस्य चुने जाते हैं, थोड़ा सा उससे तुलना करते हुए चलेंगे तो बड़ा आसान होगा समझना। यदि हम इधर लोकसभा को लिखें और यहाँ पर लिख लें राज्यसभा को, तो राज्यसभा के अंदर जो सदस्यों का चुनाव है वो किनके द्वारा किया जाता है, राज्यों के विधायकों के द्वारा, ये विधायक जो होंगे इन्हीं को एमएलए कहते हैं इंग्लिश के अंदर। तो प्रत्येक राज्य के अंदर वहाँ की जनता के द्वारा अपने जनप्रतिनिधियों का चुनाव किया जाता है। उन जनप्रतिनिधियों को विधायक या एमएलए कहते हैं। तो राज्यसभा में जो सीटें हैं वो विधायकों के द्वारा चुनी जाएगी। जिक्र करेंगे आगे जब क्रम के साथ में चलेंगे उसके संदर्भ में। तो सबसे और लोकसभा की यदि हम तुलना करेंगे तो क्या होगा कि लोकसभा के अंदर जो इस प्रक्रिया है जिसके द्वारा चुनाव होता है इसे कहते हैं वयस्क मताधिकार, एडल्ट फ्रेंचाइज। तो 18 और 18 साल से अधिक के जितने भी मतदाता हैं वो अपने प्रतिनिधियों के चुनने के लिए मतदान में हिस्सा लेते हैं। तो ये कहलाता है प्रत्यक्ष चुनाव। इसे डायरेक्ट इलेक्शन कहते हैं, डायरेक्ट या प्रत्यक्ष। और इसे कहा जाता है अप्रत्यक्ष या इनडायरेक्ट, अप्रत्यक्ष।
और इसको एक और नाम से जाना जाता है, इसे कहा जाता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि समानुपातिक चुनाव प्रणाली। समानुपातिक चुनाव प्रणाली, इसको कहते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय ट्रांसफरेबल, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। और इसके अंदर जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया क्या कहलाती है, जो सबसे आगे वही जीते। ये पद्धति जो है जिसमें हर कोई चुनाव में, मतदान में हिस्सा लेंगे और वो प्रत्याशी जीतेगा जो बाकियों से ज़्यादा मत प्राप्त करेगा। इस प्रणाली में तो यह होता है जो सबसे आगे वही जीते, ये तो वो प्रणाली होगी। और ये वाली जो प्रणाली है, और इसे इंग्लिश में कहते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, इस नाम से भी जाना जाता है इसको इंग्लिश में। और इसके अंदर क्या होता है, इसमें विजेता वही होगा जो 50% से ज़्यादा मत या वोट प्राप्त करेगा। ये भिन्नता होती है। तो जब मैं आप लोगों को ये कराऊंगा कि भारत में कौन कौन सी चुनाव पद्धति है, तो आप पढ़ेंगे कि ये 2 चुनाव पद्धति है, जो सबसे आगे वही जीते और समानुपातिक चुनाव प्रणाली। इसके बाद है एक और विशेषता है राज्यसभा की, वो क्या है, वो ये है कि इसके अंतर्गत जो है खुला मतदान, ये इम्पोर्टेंट है, यानी कि ओपन वोटिंग होती है इसके अंदर। बाकी जितनी भी जगह पर वोट होती हैं वो वोट जो है छिपा कर डाली जाती हैं, यानी कि सीक्रेट बैलेट होता है, इसे कहते हैं। तो लोकसभा का जो चुनाव होगा उसमें तो होगा सीक्रेट बैलेट। इसका अर्थ ये हो गया कि किस तरीके की मतदान होगा, इस मतदान में अपना मत छिपा कर डाला जाएगा। और इसके अंदर ओपन बैलेट है, इसमें अपना मत दिखा कर डाला जाता है, ये इसकी विशेषता है। फिर आ गया कार्यकाल। यदि हम कार्यकाल की बात करेंगे राज्यसभा की, अब राज्यसभा से ही बात करते हैं, तो हमारे यहाँ पर ये विशेषता है राज्यसभा की कि राज्यसभा जो है वो भंग नहीं होती, यानी कि ये डिसॉल्व नहीं होती। इसके विपरीत जब आप लोकसभा पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि लोकसभा जो है हर 5 वर्ष में या 5 वर्ष से पहले भी भंग की जा सकती है, जैसे कई बार हो चुका है। तो इसका तो अधिकतम कार्यकाल 5 साल का है, लेकिन ये जो है 1952 में जब एक बार इसका गठन हुआ, उसके बाद से फिर ये कभी भंग नहीं हुई, ये लगातार जारी। तो सवाल आएगा भारत में कौन सा स्थायी सदन है, परमानेंट हाउस है, स्थायी सदन या परमानेंट हाउस, उसमें राज्यसभा का नाम आएगा। हालांकि इसके जो सदस्य हैं, सदस्यों का कार्यकाल क्या है, अब सदस्यों की अहर्ता या योग्यता की बात करें तो कम से कम आयु जो है इसके सदस्य बनने के लिए होनी चाहिए 30 वर्ष। कम से कम आयु उम्मीदवार जो राज्यसभा का चुनाव लड़ना चाहता है तो 30 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए। और सदस्य का कार्यकाल कितने का होता है, 6 वर्ष का। यहाँ भी एक रोचक तथ्य है कि हमारे संविधान के अंदर राज्यसभा के सदस्यों की संख्या का कोई उल्लेख नहीं है। हमारे यहाँ 1951 में जो जनप्रतिनिधि अधिनियम है उसके अनुसार ये निश्चित किया गया कि राज्यसभा का जो सांसद होगा उसका कार्यकाल 6 वर्ष का होगा। और ऐसी व्यवस्था की गई है कि 1/3 सीट जो है हर दूसरे वर्ष रिक्त हो जाती है। 1/3 सीट, ये क्वेश्चन एसएससी का है। जब यही पूछा गया कि कौन सा कथन सत्य होगा, उन्होंने क्या दिया, 1/2 हर तीसरे वर्ष, 1/2 दूसरे वर्ष, और आंसर क्या था, आंसर था 1/3 सीट दूसरे वर्ष रिक्त कर दी जाएंगी। तो इस तरीके की व्यवस्था इसके अंदर की गई।
इसके बाद हो गया शपथ कौन ग्रहण कराता है। भाई कोई भी सांसद यदि है तो सांसदों को शपथ या तो राष्ट्रपति के द्वारा या राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त व्यक्ति ही इनको शपथ ग्रहण कराता है। तो सांसद का मतलब है चाहे लोकसभा का मेंबर हो और चाहे राज्यसभा का हो, उन्हें सांसद या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या एमपी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद हो गया चयन। अब हमने कहा था कि राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनका चयन कौन करता है? उनका चयन जो है वो करते हैं उस राज्य की विधानसभा के विधायक या एमएलए। तो इसका किस तरीके से होता है, एक उदाहरण मैंने दिया हुआ है, वो आप लोग देख लेंगे। और मैंने ये बॉक्स बनाया हुआ है, इसके अंदर इस बॉक्स को आप देखेंगे, यहाँ पर ये बॉक्स है। इस बॉक्स को मैं लिख के देता हूँ कि जैसे गुजरात का एग्जाम्पल दिया, गुजरात के अंदर राज्यसभा की 3 सीटों के लिए चुनाव हुए, केवल 3 सीटों की, क्योंकि आपको ये मैंने अभी बताया कि 1/3 सीट हर दूसरे वर्ष रिक्त होंगी, यानी कि 1/3 सीट जो है हर सेकेंड ईयर में वैकेंट होंगी। तो जो मैं उदाहरण ले रहा हूँ उसमें ये है कि गुजरात में 3 सीट खाली हुई, उनके लिए चुनाव होना था। गुजरात के अंदर जो कुल एमएलए हैं वो है 182, लेकिन वोट जो है वो डाली कितनों ने? 176 ने। स्पष्ट रखिए इसको। तो जो फॉर्मूला है कि एक एमपी को राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कितने विधायकों की वोट चाहिए, उसके लिए फॉर्मूला क्या है? जितनी वोट पड़ी हैं, कुल वोट कितनी पड़ी? 176 बटे क्या है कि जितनी सीटें खाली है जो भरी जानी है, कितनी है? 3। और आप बुक में ठीक कर लीजिएगा, उसमें क्या है? +1। फ़ॉन्ट थोड़ा बदल गया इसीलिए आपको कुछ और लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा, उसे आप ठीक कर लेंगे। यानी कि 176 बटे जितनी 3, अगर यहाँ 3 की जगह में लिखता 4 तो यहाँ पर 4 आ जाता, और फिर हम इसको जमा करेंगे 1 से। ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले के अंदर ये यथावत रहेंगे, इनमें कोई परिवर्तन नहीं है। तो हमारा आंसर क्या आया? हमारा आंसर आया 45। यानी कि गुजरात के अंदर जो राज्यसभा की 3 सीटों पर चुनाव होने थे, उन चुनाव को जीतने के लिए प्रत्येक उम्मीदवार को कम से कम 45 एमएलए का वोट चाहिए। इस प्रकार से प्रत्येक राज्य के अंदर समय पर जितनी सीटें रिक्त होंगी राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए, इस फॉर्मूलों के आधार पर यह निर्धारित होता है कि कितने विधायकों की मत की आवश्यकता है उसको चुनाव जीतने के लिए। फिर इसमें एक पॉइंट और दे दिया, ज्ञात रहे करके। इसमें एक पॉइंट दिया ज्ञात रहे में कि राज्यसभा में पहला खिलाड़ी कौन है जिसको मनोनीत किया गया। आपको मैंने कहा कि राज्यसभा के अंदर राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्यों का मनोनयन होता है, नॉमिनेशन होता है। इनमें 2 खिलाड़ी हैं, सचिन तेंदुलकर ये देश के पहले खिलाड़ी हैं जिनको इसका सदस्य बनाया गया राज्यसभा का, और मैरी कॉम जो एक महान मुक्केबाज है, महिला मुक्केबाज, तो मैरी कॉम जो है ये दूसरी है जिनको राज्यसभा में मनोनीत किया गया। अगला पॉइंट हो गया कि अब इस सदन का संचालन कौन करता है, यानी कि इसको प्रिसाइड कौन करेगा, पीठासीन अधिकारी कौन होगा इसका। तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर। इसके बारे में तो एक विशिष्टता ये है जो बाकी कहीं नहीं पाई जाती कि इसका जो संचालक होता है वो होता है असदस्य। असदस्य का मतलब हो गया नॉन मेंबर जो है इसकी अध्यक्षता करता है। क्यों? इसलिए है कि इसका जो संचालक होता है उसे कहा जाता है चेयरमैन या सभापति। तो हमारे संविधान में ये दिया गया है कि ये जो चेयरमैन है या सभापति है इसको कहा जाता है पदेन पद। अब मैं समझा दूंगा आपको पदेन पद, और इंग्लिश में इसको कहते हैं एक्स ऑफिसो।
इसका मतलब ये हो गया कि जो कोई भी इस पद को ग्रहण करेगा वो पद के लिए अन्य किसी पद को प्राप्त करने पर ही इस पद पर बैठेगा। यानी कि जो कोई भी भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव जीतेगा उसे अपने आप राज्यसभा के सभापति की कुर्सी मिल जाएगी। तो इसलिए इसको पदेन पद कहते हैं। और उपराष्ट्रपति जो है वो सदन का सदस्य नहीं होता। इसीलिए हमारा आंसर हो गया कि इसका संचालक वह है जो इसका स्वयं का सदस्य नहीं है। एक और अपवाद है इसके मामले में, क्या है? आपने पढ़ा था कि राज्यसभा के जो सदस्य हैं जिनको एमपी कहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, या जिनको सांसद कहते हैं, उनका कार्यकाल जो है वो होता है 6 वर्ष का। लेकिन जो संचालक महोदय हैं यानी कि जो सभापति हैं उनका कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो उपराष्ट्रपति हैं उनका कार्यकाल 5 साल का होता है। इसीलिए जैसे ही उनका 5 वर्ष का कार्यकाल खत्म होगा वो संचालक के रूप में अपना पद त्याग देंगे, छोड़ देंगे। उनकी जगह नए उपराष्ट्रपति का जब चुनाव होगा तो वो नए सभापति बनेंगे। ये भी इनकी विशेषता कहलाती है। इसके बाद आ गया कि अगला पॉइंट दे दिया सभापति। हाँ, अब एक तो हो गया सभापति और एक होता है उपसभापति। उपसभापति कौन होता है? उपसभापति जो है वो सदस्य होता है राज्यसभा का। इनका चुनाव जो है राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। और जो राज्यसभा के सभापति हैं वो क्या करेंगे? वो इस चुनाव का आयोजन करवाएंगे और नतीजे घोषित करेंगे। तो उपसभापति जो है वो सदस्यों में से ही चयनित होगा, जबकि सभापति जो होता है वो देश का उपराष्ट्रपति बनता है। अब यहाँ पर एक पॉइंट और है कि यदि दोनों के दोनों ही अनुपस्थित हों तब क्या होगा? तो सभापति का एक पैनल होता है 6 सदस्यीय। तो वो उन 6 सदस्यों में से जो उस दिन उपस्थित होगा सदन में, वह दिन जब सभापति और उपसभापति अनुपस्थित होंगे तब संचालन उन 6 सदस्यों में से कोई एक करेगा। इसके बाद है सभापति की पदमुक्ति। सभापति को कैसे हटाया जा सकता है? अब आप ये देखिए कि सभापति कौन बनेगा इसका? वो बनेगा उपराष्ट्रपति। तो हमारे संविधान के अनुच्छेद 67 के अंदर दिया गया है, अनुच्छेद 67 में दिया गया है कि उपराष्ट्रपति को 5 वर्ष के कार्यकाल से पहले कैसे हटाया जा सकता है। तो जैसे उपराष्ट्रपति को हटाया जाता है उस तरीके से ही सभापति भी हट जाएगा, क्योंकि सभापति मुख्यतः कौन होता है? उपराष्ट्रपति। तो यदि उपराष्ट्रपति को हटाया जाएगा तो सभापति भी हट जाएंगे। तो इसके बारे में क्या क्या विशेषताएं हैं और क्या प्रक्रिया है जिनको अपनाया जाता है? तो अनुच्छेद मैंने जैसे आपको बताया आर्टिकल 67 में दिया गया है। इसमें प्रावधान है कि राज्यसभा के प्रभावी बहुमत से, अभी बताता हूं मैं क्या कह रहा हूं, इसे कहते हैं इफेक्टिव मेजॉरिटी से प्रस्ताव पारित होगा और उसके बाद ये जाएगा लोकसभा में। ये ध्यान रखने वाली बात है कि उपराष्ट्रपति को कार्यकाल से पहले हटाने का जो प्रस्ताव है, प्रक्रिया की शुरुआत है, वो केवल कहाँ से शुरू होगी? राज्यसभा से। इसके विपरीत राष्ट्रपति को यदि पदमुक्त करना है 5 वर्ष से पहले तो लोकसभा या राज्यसभा कहीं से भी प्रारंभ होती। तो एक बार राज्यसभा में प्रस्ताव आएगा और प्रभावी बहुमत से पारित होगा। ये प्रभावी बहुमत का मतलब क्या है कि हमारे यहाँ संविधान में 4 प्रकार के बहुमत हैं, उनका मैं चर्चा करूँगा अभी आगे चलकर। यहाँ पर ये समझिए, प्रभावी का मतलब है कि मान लीजिए राज्यसभा के अंदर कुल आवंटित सीटें कितनी हैं? 245, और कोई कारणवश है कि 5 सीटें रिक्त हो जाएं। 5 सीटें रिक्त हो सकती हैं कि उनके कार्यकाल खत्म हो जाए या उनकी मृत्यु हो, जैसे अभी राज्यसभा के सांसद अमर सिंह की मृत्यु हुई। तो ऐसे समय में यदि सीटें रह गई 240 तो क्या होगा? प्रभावी बहुमत ये कहता है आधे से 1 ज्यादा, यानी कि 1 2 1, आधे 240 का आधा कितना होगा? 120, और आधे से ज्यादा यानी कि 1 सीट और हम जोड़ दें तो यदि 100, 121 या 121 से ज्यादा यदि उसके
सदस्य समर्थन में मतदान करेंगे तो उन्हें पद से हटाने की प्रक्रिया पारित होगी। राज्यसभा के बाद जाएगी फिर ये लोकसभा में। लोकसभा के अंदर सामान्य बहुमत से प्रस्ताव पारित होगा। ये क्या होता है? इसे कहते हैं सिंपल मेजॉरिटी। सिंपल मेजॉरिटी का मतलब ये हो गया कि जितने सदस्य उस दिन उपस्थित होंगे लोकसभा में कुल संख्या कितनी है? 545, और मान लीजिए उस दिन जो है वो केवल 300 सदस्य आते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि ये जो 300 सदस्य हैं इनका बहुमत मान लिया जाएगा प्रस्ताव को पारित करने के लिए। यानी कि अगर 300 में से 151 उसके समर्थन